टाइम सीरीज़ इकोनोमेट्रिक्स की लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ARDL ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल कब अप्लाई होता है। उसकी कंडीशन ये थी जब हमारे कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी और कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हों, यानी कि मिक्स्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो, तो तब हम लगाते हैं ARDL। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल हम कब यूज़ करते हैं, जिसे आप वार मॉडल भी कहते हैं। एक्चुअली इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइम सीरीज़ इकोनोमेट्रिक्स में हमने एक टर्म पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव एनालिसिस। या ऑटो रिग्रेसिव का मतलब ये होता है, जैसे हमने ARDL की वीडियो में भी देखा था, ऑटो रिग्रेसिव का मतलब है एक वेरिएबल जो कि फॉर एग्जांपल आपका y वेरिएबल है, वो अपने ही लैग्स पे डिपेंड कर रहा है। आज की जीडीपी कल की जीडीपी पे डिपेंड कर रही है, उससे पहले और उससे पहले एंड सो ऑन। इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, जो अपने ही लैग पे डिपेंड करते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स में। एक होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। पहले यूनिवेरिएट एनालिसिस को देखते हैं। डिफरेंट तरह के मॉडल्स आपने इकोनोमेट्रिक्स में देखे होंगे, जिस तरह AR मॉडल ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, एरमा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, एरिमा मॉडल ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, आर्च मॉडल, गार्च मॉडल, ई गार्च। ये जो पहले तीन हैं ये भी यूनिवेरिएट एनालिसिस हैं। ये नीचे वाले जो तीन है ना, आर्च, गार्च, ई गार्च, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स में। जब आप स्टॉक एक्सचेंज का डेटा होता है आपके पास या किसी फाइनेंशियल मार्केट्स का डेटा होता है, उसके अंदर ये यूज़ होते हैं आर्च, गार्च। और ऊपर वाले टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स के डिफरेंट मॉडल्स के अंदर यूज़ होते हैं। ये सारे के सारे वेरिएबल्स, सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, ये कौन से मॉडल हैं? ये यूनिवेरिएट एनालिसिस हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक वेरिएबल होता है, वो अपने ही लैग्स पे डिपेंड करता है। AR मॉडल हो चाहे एरमा, एरीमा, आर्च, गार्च, इसमें दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता। इसे कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। ये सारे मॉडल किस तरह काम करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज का फोकस है हमारा वार मॉडल का। तो ये जो यूनिवेरिएट एनालिसिस हैं, इसके मॉडल्स होते, ये सारे इसके मॉडल हैं। इसमें एक वेरिएबल होता है और उसी के एनालिसिस आप करते हैं। आप उसी के लैग्स को चेक करते हैं कि उसके लैग का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फोरकास्टिंग करते हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो। इस तरह के मॉडल्स को यूनी डायरेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। ये यानी कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यूनी डायरेक्शनल एनालिसिस को समझने के लिए ये मैंने नीचे एक इक्वेशन दी है, जस्ट समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी रिग्रेशन है y = अल्फा प्लस बीटा x प्लस एरर टर्म। इस रिग्रेशन के अंदर अगर हम इसको रन करें तो हमारे रिजल्ट जो भी हैं, हम कहेंगे कि x डिपेंड करता है y पे, सॉरी y डिपेंड करता है x पे, यानी कि x के चेंज होने से y भी चेंज होगा। अगर x का y के ऊपर इम्पैक्ट हो, सिर्फ x का y के ऊपर इम्पैक्ट हो, इसे कहते हैं आप यूनिवेरिएट यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, सॉरी, इसे कहते हैं आप यूनिडायरेक्शनल। अगर जिस तरह ये देखें, ये है आपका, ये इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है सिर्फ, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल एनालिसिस। एक दूसरी टाइप है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की, उसे कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये डिफरेंट है, इसमें एक वेरिएबल नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल है वार मॉडल, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? अब जिस तरह ये मैंने नीचे एग्जांपल दिया, y डिपेंड करता है x पे, या x के चेंज होने से y चेंज होगा, और एट द सेम टाइम x y पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई मीन टू, दोनों डायरेक्शन है, y x को भी इफेक्ट कर रहा है और x y को भी कर रहा है। ठीक है, दोनों बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं वो ये जो AR, एरिमा, एरमा, ये वाले मॉडल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल, जितने भी ये मॉडल हैं, ये सारे सिंगल वेरिएबल हैं। एक ही वेरिएबल होता है और उसके लैग को लेके आप चलते हो। मल्टीवेरिएट में ऐसे नहीं है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस जिस तरह के बार मॉडल हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। इसमें x y को इफेक्ट कर रहा है और फिर y भी x को इफेक्ट कर रहा है, दोनों साइड से इफेक्ट हो रहे हैं। इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के ऊपर है कि वार मॉडल ये कैसे, बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है, ये कैसे इसको वर्क करते हैं, कैसे इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे ईव्यू सॉफ्टवेयर के साथ। सबसे पहले
वार मॉडल दिया था सिम्स ने 1980s में डेवलप किया था, एक नंबर ऑफ पेपर्स थे। उसके बाद सिम्स ने क्रिटिसाइज़ किया था यूनिडायरेक्शनल मॉडल्स को। ये जो मॉडल थे ना, इनको सिम्स ने क्रिटिसिज्म किया था यूनिडायरेक्शनल मॉडल्स को, और इन्होंने कहा था कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक्स इफ़ेक्ट करता है वाई को, वाई भी तो एक्स को कर सकता है ना। तो ये क्रिटिसिज्म थी सिम्स की, यानी कि इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमारा डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको आप इंडोजिनस कहते हैं, इसको आप एक्सोजिनस कहते हैं। तो सिम्स ने कहा था ये जो इंडोजिनस एक्सोजिनस है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि वार मॉडल हमें ये कहता है कि सारे के सारे वेरिएबल इंडोजिनस हैं, ठीक है, विद इन द सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उसकी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है, विद इन द मॉडल की जा सकती है, इंडोजिनस है, कोई एक्सोजिनस वाला चक्कर नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इक्वेशन है, इसमें x को हम कह रहे हैं कि x अब जब चेंज होगा तो y के ऊपर उसका इफेक्ट है, ये है यूनिडायरेक्शनल। सिम्स कहता है ऐसे नहीं है, y भी इसको इफेक्ट कर सकता है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, जब बाई डायरेक्शनल होंगे तो सारे वेरिएबल ही आपके इंडोजिनस हैं, फिर x एक्सोजिनस नहीं है, y जिस तरह ये देखें y इंडोजिनस है, x भी इंडोजिनस है। ये है वार मॉडल। तो वार मॉडल किस तरह, इसका मतलब क्या है, V स्टैंड्स फॉर वेक्टर, AR स्टैंड्स फॉर ऑटो रिग्रेसिव। ऑटो रिग्रेसिव का वही मतलब है और जो पहले हमने पढ़ा है। ऑटो रिग्रेसिव का मतलब है एक वेरिएबल है वो अपनी लैग्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल अपने लैग्स पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव। लेकिन जो वेक्टर वर्ड लिखा है ना साथ में, वेक्टर का मतलब है हम एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अगर इससे कम होंगे वो तो यूनिवेरिएट एनालिसिस हो जाएगा, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस है वार मॉडल। जिस तरह ये नीचे मैंने 2 इक्वेशंस दी हैं, जस्ट समझने के लिए 2 वेरिएबल्स को मैंने लिया, एक y है और एक x है। पहली इक्वेशन को देखते हैं। y वेरिएबल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है। y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x पे, ना सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है बल्कि अपने y(t-1) अपने एक पिछले लैग पे भी डिपेंड कर रहा है और y(t) x के भी लैग पे डिपेंड कर रहा है। अब ये देखें x जो है ना, x वो y को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी इक्वेशन देखें, वो xt की इक्वेशन है, इसमें xt डिपेंड करता है y पे, यानी कि यहाँ पे अपोजिट है स्टोरी। हम कह रहे हैं कि x डिपेंड करता है y पे, यहाँ पे हमने कहा था y डिपेंड करता है x पे। तो देख रहे हैं ये बाई डायरेक्शनल है, x y को इफेक्ट करता है, यहाँ पे y x को इफेक्ट करता है। जब इस तरह के मॉडल्स होते हैं इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल एनालिसिस। और अगर उसके साथ ऑटो रिग्रेसिव भी मिल जाए, जिस तरह देखें ऑटो रिग्रेसिव क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल अपने ही लैग पे डिपेंड कर रहा है, ये देखें यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल अपने ही लैग पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं, उसको डील करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे कहते हैं वार मॉडल। समराइज़ करते हैं, यूनिवेरिएट का मतलब ये होता है जिसमें उसमें सिर्फ x वेरिएबल है तो x ही रहेगा और x अपने ही लैग्स पे डिपेंड करेगा। अगर y है तो y डिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ अपने लैग्स पे डिपेंड करेगा, उसे कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। जिस तरह AR, एरिमा, आर्च, कार्च। लेकिन वार मॉडल में स्टोरी डिफरेंट है, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी अपनी अपनी इक्वेशन होती हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स को आप इंडोजिनस कंसीडर करते हो। इंडोजिनस मतलब यही तो क्रिटिसिज्म है कि x y को इफेक्ट कर रहा है, y भी तो x को कर सकता है ना, तो बाई डायरेक्शनल है। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उसे वार मॉडल कहते हैं। सिम्स ने दिया था ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके अंदर इनकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे ना ईव्यू सॉफ्टवेयर के साथ, डेटा के साथ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें एस्टिमेशन से पहले समझनी चाहिए, उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस। वार मॉडल के अंदर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जिस तरह आप ये देखें, ये ऊपर ये 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस है ना, इस तरह अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 की बजाय 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस होंगी, 4 हैं तो 4 इक्वेशंस होंगी। जितने ज़्यादा वेरिएबल आपके मॉडल के अंदर होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशंस को फिर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखा है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़्यादा इसका जो एक बुक है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स गुजराती, उसका अगर आप अपेंडिक्स 1 है शायद, उसमें देखें तो बड़ा इजी उसने एक्सप्लेन किया है कि इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये
अब वाई टी लिख देते हो, यहाँ पे वाई टी लिख दिया और उसके जितने कोफिशिएंट उसको लिख देते हैं। अगर कोफिशिएंट आ रहा है तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो लिख देंगे, अदरवाइज 0 लिख देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटा 10 आ रहा है ना, तो पहले ये बीटा 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पे बंदा बीटा 10 लिख देगा, और अगर और कोई वेरिएबल नहीं रिपीट हो रहा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख दिया आपने, मतलब ये आपको, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने एक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी होती हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आपने ये बताना होता है कि मेरा कौन सा वेरिएबल है और उसको कौन कौन से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वार मॉडल के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने के 2 तरीके हैं जो मेन प्राइम मेथड है। एक होता है स्ट्रक्चरल वार, स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शन, आप स्ट्रक्चर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देख के रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। एक होता है रिकर्सिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स है ये मैंने किसी एक और पेपर से लिया जो पब्लिश हुआ था, जिस बंदे ने इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई हैं वो रिकर्सिव हैं। ये मैंने एक और पेपर से लिया है, किसी और बंदे का पेपर है, उसने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। अब ये क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखें। सबसे पहले ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी पहली इक्वेशन है कोई, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑयल प्राइस, कोई ऑयल प्राइस की इक्वेशन है। ऑयल प्राइस को कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपके मॉडल के अंदर वेरिएबल हैं 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है ऑयल। ऑयल को कोई भी वेरिएबल इफेक्ट नहीं कर रहा ग्लोबल ऑयल प्राइस को, तो उसने सिर्फ पहले 1 लिख के आगे 0 0 0 लिख दिया। फिर दूसरा है उसने लिया है कोई वेरिएबल है फूड प्राइस। फूड प्राइस को ऑयल प्राइस इफेक्ट कर रहा है। ये जो पहला कॉलम है ये ऑयल का है, ठीक है, और रो वाइज देखें तो फूड का है। तो जो पहला बी, इसने इधर 0 नहीं लिखा, इसने कोफिशिएंट लिख दिया B21। इसका मतलब ये है कि ये जो फूड प्राइस है ये इफ़ेक्ट हो रही है किससे, ऑयल से, इसके अलावा किसी और से इफ़ेक्ट नहीं हो रही। ये उसको कैसे पता लग रहा है कि कौन सी इफेक्ट हो रही है कौन सी नहीं, इसके लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है। एक और देखते हैं, ये जीडीपी है। जीडीपी को वो वाई स्टैंड्स फॉर जीडीपी है, उसका जीडीपी को वो कैसे कह रहा है, वो कह रहा है जीडीपी को ऑयल प्राइस भी इफेक्ट कर रहे हैं, फूड प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है, और एक का मतलब है जीडीपी का अपने आप पे, इसलिए 1 लिखा है। यहाँ पे ऑयल का अपने आप पे है 1, यहाँ पे 1 इसलिए है कि फूड का अपने आप पे इफेक्ट, ठीक है। अब ये देखें तीसरी रो को देख रहे हैं हम, बीटा 31, इसका मतलब है जो जीडीपी है वो उसको ऑयल प्राइस भी इफेक्ट कर रहे हैं, फूड प्राइस नहीं कर रही, ये उसका अपना है। और इसके अलावा फोर्थ क्या है, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई भी इफेक्ट कर रही है। तो जो इस तरह अब ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रहा वेरिएबल, और ये कर रहा है, इस तरह आप उसने इसे कहते होते हैं इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देख के या थ्योरी देख के रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शन, इसका नाम स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। हम ये ई-व्यूज़ में भी करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। एक और मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट वाला वेरिएबल है, ये मेरा इन्फ्लेशन का वेरिएबल है। अब ये देखें, ये लास्ट वाली रो जो है वो इन्फ्लेशन की है। कॉलम वाइज देखें तो ये पहला कॉलम ऑयल का है, दूसरा फूड का है, तीसरा जीडीपी का है, चौथा मनी सप्लाई का है, पांचवा इंटरेस्ट रेट का, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन ऑयल प्राइस की भी इसको इफेक्ट करता है, इसलिए उसने उसका कोफिशिएंट लिख दिया, मतलब B71 का मतलब है 7th रो और फर्स्ट कॉलम। B21 का मतलब ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ओके। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को ऑयल प्राइस भी इफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लेशन को फूड प्राइस भी इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लेशन को जीडीपी भी इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन को मनी सप्लाई भी इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट भी करता है, इन्फ्लेशन को क्यू भी उसने कोई वेरिएबल, शायद इसने एक्सचेंज रेट लिया, वो भी इफेक्ट करता है। तो ये जो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शन। ये आपको थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आपने लगाना होता है, आपको ये देखना होता है कि कौन से, या यूँ समझ लें कि यार जिस तरह ये इक्वेशन है ना, इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं आपको लगता है कि यार वाई को इफेक्ट कर रही हैं, उसका आपने कोफिशिएंट लिख देना है, अगर नहीं कर रही तो 0 आपने लिख देना है। एक तो ये तरीका है स्ट्रक्चरल। एक होता है रिकर्सिव, इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने की इस तरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोअर डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लोअर डायगोनल का मतलब है, इसमें देखिए कितनी इक्वेशन है उस बंदे की, ये कोई और पेपर है, इसमें उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला ऑयल प्राइस है, दूसरा फूड प्राइस है, तीसरा फॉरेन फंड रेट है शायद, और जीडीपी है, और मनी सप्लाई है।
ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको कहते हैं रिकर्सिव। इसके अंदर आपने इस तरह नहीं लगानी होती कि जिधर आपको लगे कि वेरिएबल के पे ऊपर इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपने B34 लिख दिया, जिस जगह नहीं कर रहा उसकी जगह आपने नहीं लिखा। नो, इस तरह नहीं आपने करना। यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट आपने सीक्वेंस वाइज लिख देना है। जो वेरिएबल आपको लगता है, फ़र्ज़ करें पहला वेरिएबल है ऑयल प्राइस और आखिरी वेरिएबल है इन्फ्लेशन उसका। इसमें भी थ्योरी आपको होनी चाहिए। इसमें यह है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो सब पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो जो इन्फ्लेशन वाली इक्वेशन है ना उसको वो नीचे रखता है, एक्सचेंज रेट वाली को उससे ऊपर, कॉल मनी रेट को उससे ऊपर, मनी सप्लाई को उससे ऊपर, जीडीपी को उससे ऊपर एंड सो ऑन। ठीक है, इसे कहते हैं रिकर्सिव रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैं एक अलग से मज़ीद वीडियो बना दूंगा कि ये मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं और ये रिस्ट्रिक्शन कैसे होती है। एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब हम ई व्यूज़ में जाएंगे, ई व्यूज़ के अंदर भी हम जाने लगे हैं, तो उसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आपने बताना होता है कि कौन सा वेरिएबल एक्सपेक्टेड, आपको क्या लगता है कि कौन सा किसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको यूट्यूब उसमें देखते हैं, ई व्यूज़ में फिर ज़्यादा समझ आएगी।